मौजूदा वक्त से चंद साल कबल लंदन। उभरी हुई भूरे रंग की ईंटों पे बनी वो अस्पताल की इमारत आते जाते मरीजों को देख देख कर उकताई हुई थी। व्हील चेयर्स घसीटते, अपने प्यारों को सहारा देकर लाते, लोगों के दरमियान रास्ता बनाते हुए अस्पताल के अंदर आओ तो जनरल वार्ड में कितार दर कितार पलंग लगे थे, जिनकी चादरें नफासत से सेट थी। सफाई और नफासत के लिए उन कोरों को तमगे मिलने चाहिए। उन्हीं कितार दर कितार लगे बिस्तरों में से एक की तरफ आओ तो जबरीश शाहनवाज बेड के तकियों से टेक लगाए हुए था। उसकी दाईं तरफ रखी कुर्सी पे दनीन बैठी थी। वो काफी देर से रोने का शुगल फरमा रही थी। जबरीश मुस्कुराहट दबाए उसे देख रहा था। अपने लिए किसी लड़की को रोते हुए देखना एक दिलचस्प अमल था। उसके बाजू पे पट्टी बंधी थी, जो कि अस्पताल के कौन की वजह से नजर नहीं आती थी। बेड की दूसरी तरफ चार लोग कितार में खड़े थे, आंखें सुखड़ी हुई, माथे पे बलों का जाल। उनके हाथों में वो माल्टे थे जो वो मरीज के लिए लाए थे, लेकिन उसके बाजू के दर्द का ख्याल करते उन्होंने उसे माल्टे खाने की ऑफर नहीं की थी। हाथ दुख जाएंगे ना। जूस उन्होंने अपने लिए निकाल लिया था। सबरीज का इतना खून तो बह ही चुका था। अब जूस पीकर क्या ही हो जाना था। और तसल्ली किस बात की, चाकू ही लगा था, गोली थोड़ी। अब रोना बंद कर दो दनीन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, उससे काफी देर से रोते थे वो बिलाखिर बोला। हम 4 घंटे से खड़े हैं, बगैरत ने हमें बैठने को नहीं कहा। शैतान सुल्तान के कान के करीब झुका। ये सब मेरी वजह से हुआ है। आई एम सॉरी। मैं तुम्हारे सारे बिल्स पे करूंगी, ओके? वो नम आंखों से उसे देखते हुए बोली। लेकिन बिल्स तो लेहाना ने अदा कर दिया था। हसन सुल्तान सारे जहां की मासूमियत अपने चेहरे पे लिए हुए था। बाकी तीनों ने हैरत से उसे देखा, बाशमूल दनीन के। बहुत परेशान थी बेचारी, कितना रो रही थी मैं क्या बताऊं। मुझसे और शादान से तो संभाली ही नहीं गई जब तक वो जबरीज के गले से लगकर नहीं रोई, यहां से नहीं गई। उससे गले पे जोर दिया। दनीन की रंगत फीकी पड़ी। सबरीज का जी चाहा वो उठकर हसन सुल्तान का गला दबा दे, जबकि वो मासूमियत की तमाम रिकॉर्ड तोड़ता हुआ उनके सामने खड़ा था, आग लगाता हुआ। वैसे एक बात है, शादान मुंह में माल्टे की काश रखते हुए बोला। जबरीज को पहले कितना दर्द हो रहा था ना, लेकिन लेहाना ने जैसे ही इसे गले लगाया सब सही हो गया। सही कहते हैं, मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। उससे छत की तरफ देखा जैसे अभी कोई मुआवजा हो जाएगा। मोहब्बत, दर्द, अल्लाह अल्लाह। जबरीश का सर चकराने लगा और दनीन को अपना मुस्तकबिल का चक्कर खतरे में पड़ता महसूस हुआ। मैंने कितनी बार उसे कहा कि मैं बिल दे देता हूँ। सुल्तान कंधे उचकाते हुए बोला। अब आग लग चुकी थी तो वो अपने हिस्से का पेट्रोल भी डाल ही दे। लेकिन उसने कहा उसके और जबरीज के दरमियान ऐसी कोई फॉर्मेलिटी है ही नहीं। वो दोनों एक दूसरे के लिए इससे ज़्यादा एफर्ट्स करते रहते हैं। फिर मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया। भोलेपन से बेड पर लेटे अपने दोस्त को देखा। मैंने ठीक किया ना जबरीज? तुम लोगों को गलतफहमी हुई होगी। जबरीज और उसके दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। सुखरूफ ने माओ की तरह उसकी तरफदारी की, साथ दादी भी नसों से बाकियों को देखा। तुम फिक्र मत करो दनीन, जबरीज जल्द ठीक हो जाएगा और इसका बिल मैंने दिया है, मुझे वापस करेगा। दनीन को शायद धाड़ न होती, मगर उससे जबरीज की तरफ देखा। पसे मन में शादान और सुखरूफ माल्टे की काश पे लड़ पड़े थे। मोटी कितना खाओगी? जितना मर्जी खाऊं, तुम्हारे पास अपना है ना। मेरा वाला ज़्यादा खट्टा है। मुझे वो माल्टा पसंद है जो खट्टा और मीठा दोनों हो। फिर अपने बाप को कॉल करके कहो मलिका के महल में तुम्हारे लिए माल्टे का बाग लगवाएं। हसन चलकर बोला था। एक और हल भी है। सुल्तान ने चुटकी बजाई। मलिका के पास ज़मीनें बहुत हैं। अब्बा से कहो उनसे निकाह कर लें। एक बाग तुम्हारे हिस्से आ जाएगा। मेरी अम्मा ने फिर उसी बाग में मेरी और मेरे अब्बा की कब्र बनानी है। तारीख की पहली मैयत होगा मैं, जिसे बगैर कफन के दफन किया हो गया होगा। बगैर कफन की क्यों? एक्सप्लेन प्लीज। हसन की जनरल नॉलेज यूनो। शादान ने सर भरी। अम्मा तो गुस्से में होंगी और मलिका ने जरूरत महसूस नहीं करनी। भरना मुर्दे के नाम से ट्रेंड करूंगा मैं। उसके मुस्तकबिल के ऐसे खौफनाक नक्शे पे सुखरू ने छुछरी ली और अपना सारे का सारा माल्टा उसकी तरफ बढ़ाया। दोस्त बच जाए, माल्टे और सही। ये तुम खा लो, मेरी खैर है। सरदा भर थे, शुक्रिया मालिक कहते वो माल्टा थाम चुका था। उनकी बहस के वक्त को पीछे करके दीवार से लगकर खड़े उन चार लोगों को नजरअंदाज करते हुए बेड से टेक लगाए वो उसके सामने बैठी लड़की को देखो तो सबरी जिन नजरों से तनीन को देख रहा था, उसके सारे वहमे तमाम खदशे दूर होने लगे। उसकी रंगत बहाल हुई। वो वाकई तुम्हारे बिल सेती रही है। तुम्हें क्या लगता है? सवाल के बदले सवाल ना किया करो, बुरे लगते हो। वो चुंचलाई। अच्छा कब लगता हूँ? सबरीज मुस्कुराया। तनीन ने मुस्कुराहट दबाई, जरा सा चेहरा उसकी तरफ झुकाया।
जब तुम कोई भी काम करने के लिए कहते हो, मैं बड़े होकर फलां काम करूँगा, तुम्हारी लिस्ट बहुत लंबी है, और जब जब तुम उसमें इजाफा करते हो, अच्छे लगते हो। वह हंसते हुए बोली। सबरीश भी साथ मुस्कुराया था। मैं अपनी लिस्ट में एक और इजाफा भी कर चुका हूँ। अच्छा, वो क्या? ऐसी बातें इस तरह अस्पताल में नहीं की जाती। इन बातों को सफ़ेद ट्यूलिप्स के दरमियान के होना चाहिए। तुम अपनी दुकान सफ़ेद ट्यूलिप्स से भर दो, फिर मुझे कॉल करना, मैं बताने आ जाऊंगा। तनीन ने सर हिला दिया। उसके चेहरे पे एक मरतबा फिर फिक्रमंदी आ गई थी। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? सबरीश ने नफी में सर हिलाया। पुलिस ने उन तीनों लड़कों को पकड़ लिया होगा, अब सब ठीक है, तुम फिक्र मत करो। वो उससे मजीद भी कुछ कह रही थी। सबरीश सर को स्वाद में हिलाता जा रहा था, यूं जैसे वो मुतकद मुरीद सा हो। आज के बाद वो दुनीन के लिए आम नहीं था। वो आम पहले भी नहीं था, मगर आज उसकी आंखें एतराफ़ भी कर चुकी थीं। दीवार के साथ लगकर खड़े चार अहम लोगों में पांचवी का इजाफा हो चुका था। वो सबरीश के साथ उन चार को कबूल कर चुकी थी। सबरीश शाहनवाज उसे इतना अच्छा लगता था जितने सफ़ेद टूलिप्स, या शायद उनसे भी ज़्यादा। अपने वादे के मुताबिक 2 दिन बाद तनीन फ्लावर्स के बाहर खड़ा था। एक बाजू पे प्लस्तर था और हाथ पट्टी से लटका रखा था। साथ हसन सुल्तान था, जिससे अपने दोनों कंधों पे उसके 2 बैग्स उठा रखे थे और हाथों में उसकी बाकी चीज़ें। वो दोस्तों के लिए जान भी दे सकता था, ताकि उन्हें जिंदा रखकर वक्तन फ़वक्तन उनका खून चूसता रहे। ऐसा था हमारा प्यारा हसन। क्या वक्त आ गया है। पहले ज़माने में लड़कियां रुखसत होकर आती थीं, और अब लड़कियां अपना हॉस्टल बार छोड़कर लड़कियों की दुकान में रहने के लिए ठिकाने ढूंढ रहे हैं। वो अफसोस से नकवी में गर्दन हिला रहा था। तुम मेरी जगह होते तो तुम भी यही करते। वो उसे देखे बगैर बोला। निगाहें उस राह पे जमी थी जहां से वो आने वाली थी। हसन ने हाथ चलाया। मैं तो घर गया, स्यारा छोड़कर उसके साथ मरीख पे शिफ्ट हो जाता। कोई मुझे बुलाए तो सही। मेरी बात लिख लो, हसन सुल्तान की मोहब्बत के किस्से तारीख की किताबों में दर्ज होंगे। ओ भाई, मोहब्बत या मौशके, हर 5 मिनट बाद तुम्हें मोहब्बत हो जाती है। खुदा को शुक्र है वो लड़कियां तुम्हें ग्रीन सिग्नल नहीं देती, वरना तुमने तो यहाँ की तारें लगा देनी थी। हसन ने सर से आ भरी। मैं मोहब्बत बांटता हूं ना, क्या करूं। मेरा दिल ही ऐसा है कि किसी भी खूबसूरत लड़की को देखो तो उसे खराजे हुस्न पेश कर देता हूं। वो दोनों अब चलकर अंदर आ गए थे। हसन आते ही कुर्सी पे ढेर हुआ। आसान अल्फाज में से लोफरपना कहते हैं। जबरीज ने उसकी लुगत में अपने अल्फाज शामिल किए। हसन का चेहरा सुर्ख हुआ, माथे पे बल पड़े। तुम क्या यहाँ इमाम मस्जिद के पीछे नमाज पढ़ने आए हो, या चाश की नमाज अदा करते हो? किसी को आना दिखाने से पहले अपनी कमीज में भी झांक लेना चाहिए। गिरबान नहीं होता। जबरीज ने गर्दन फेर कर उससे देखते हुए पूछा। होता है, लेकिन तुम्हारा किस्सा गिरबान से बढ़ गया है। अब हो सके तो अपनी जराबों और दस्तानों में भी झांक लो। बिगड़ कर कहते हुए वो कुर्सी से उठा था। जानते भी हो हम किस खानदान से हैं। हमारे यहाँ ऐसी ऊंची हरकतें मायूब समझी जाती हैं। तब तक जब तक कोई दूसरा करे, जब तुम्हें मौका मिले तो तुम इन्हीं ऊंची हरकतों को मोहब्बत कहते हो। वो उसके सामने वाली कुर्सी पे बैठा। अभी हमारे राज कौन फाश कर रहा है? वो दोनों हाथ पहलू पे रख के कहा। एक तुम अपने खानदान के मर्दों से बहुत तंग हो। मोहब्बत के किस्से दास्तानों में छुपवा दिए और झेलना हमें पड़ रहा है। जबरीज अभी कोई जवाब देता कि उसे सामने से फूलों की कोई टोकरियां उठाकर लाती तनीन को देखा। वो कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ। हसन ने अफसोस से नफे में सर हिलाया। अल्लाह माफ करे, ऐसी फुर्तियां तो तुमने तब भी ना दिखाई जब तुम्हारा क्लास टीचर आता होगा। कुलस के कहते वो उसके सामने आकर रुका। हाथों से उसके बाल ठीक किए, सफ़ेद शर्ट के कॉलर दुरुस्त किए और अपने स्वेटर्स पे लगा ब्रोच उतारकर उसके स्वेटर पे लगा दिया। बड़बड़ाहट हनूस जारी थी। जनवरी थी के रिकॉर्ड तोड़ोगे तुम। अल्लाह अल्लाह, कैसे मर्दों में फंस गया मैं। उम्रें देखो और मोहब्बतें देखो, कैसा लग रहा हूं। सबरीश जैसी नजरों से अब भी तनीन को ही देख रहा था। वो टोकरियां थामे सड़क पे रुककर किसी लड़के से बात कर रही थी। वो शायद कोई जानने वाला था। इतने अच्छे कि अगर मेरी कोई बेटी होती तो उसका रिश्ता तुमसे करता। और अस्तगफिरुल्लाह, इंशाल्लाह। हसन ने जैसे उसे सुना ही ना हो, उसी पर अंदर आती तनीन की नज़र उसी तरफ पड़ी। उसके लबों पर मुस्कुराहट रिंग गई। उसे सारी टोकरियां काउंटर पे रखी और सफ़ेद ट्यूलिप्स का एक गुलदस्ता हाथों में लिए उसकी तरफ चली आई। हसन ने गहरी सांस ली। अब यहाँ आशिकी 3 की शूटिंग स्टार्ट होगी, बेहतर है मैं यहाँ से चला जाऊं। वो सबरीश के कान के पास रुका। जब तक तनीन वहां आई, हसन उसके सामने से गुजरकर दरवाजे से बाहर निकल गया था। ये कहाँ गया? वो दरवाजे की तरफ देखने लगी। चेहरे पे ताज्जुब था। उसे कुछ काम था, इसलिए जाना पड़ा। सबरीश हन्नूस उसके चेहरे पे नसें जमाए हुए था।
और तुम यहाँ? दनीन की नज़रें उसके 2 बैग्स पर पड़ी। और ये सामान? डोंट टेल मी, तुम यहाँ रहने आ गए हो? वो हंसकर बोली। और अगर मैं कहूँ कि मैं वाकई यहाँ रहने आया हूँ तो? दनीन की हंसी कुछ कम हुई। तो मैं पूछूंगी क्यों? मैं जवाब में कहूँगा कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। फिर मैं चाहूंगी कि तुम जवाब ढूंढो। मुझे अपनी जिंदगी में पहेलियां नहीं पसंद। वो बेहद संजीदा थी। मैं तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूँ। तुम मेरे गार्ड नहीं हो। मुझे लगता है वो लड़के दोबारा यहाँ आ सकते हैं। ये तुम्हारा मसला नहीं है। मेरे हॉस्टल का कमरा बहुत छोटा है और वहाँ मच्छर भी आते हैं। ये तुम्हारा मसला है। तुम बाहर उस लड़के से क्या बात कर रही थी? तुम जल रहे हो या शक कर रहे हो? अगर मैं कहूँ जल रहा हूँ तो मैं कहूंगी इस अगर को निकालो और सीधी बात करो। सबरीश ने गहरी सांस से फिर उसे कोने से थामकर एक तरफ बैठने का इशारा किया। वो बैठ गई। सबरीश ने दनीन के हाथ से सफ़ेद ट्यूलिप्स ले लिए। वो भी उसकी तरफ रुख मोड़ चुकी थी। सबरीश आलती पालती मारे लकड़ी के उस फर्श पे बैठ गया। फूल गोद में धर लिए थे। तुम क्या सुनना चाहती हो? वो उसकी आंखों में देखते पूछ रहा था। मैं 21 साल की अकल और शऊर रखने वाली लड़की हूँ। बजाय इसके कि तुम यहाँ रहने की फजूल वसाख्तें दो, मैं एक तसल्ली बख्श जवाब सुनना चाहती हूँ। वो बाजू सीने में बांधकर संजीदगी से कह रही थी। निगाहें एक लम्हे के लिए भी सफरीज के चेहरे से ना हटाई। मैंने अस्पताल में तुमसे कहा था कि मेरे बड़े होकर करने वाले कामों की लिस्ट में इजाफा हो गया है। तुम वो इजाफा सुनना चाहोगी? वो सफ़ेद फूलों के गिर्द सब शाखें तोड़ रहा था। नर्म सी शाखें। तनीन उसे देखती रही। तुम बड़े होकर क्या करोगे? तुमसे शादी। वो तुरंत बोला। तनीन फ्रीज हो गई। सबरीश शाहनवाज से अपना हाथ उसके आगे फैलाया। आंखों में नर्म सा तासुर था। तनीन का दिल मोम होने लगा। बड़े होकर तुमसे शादी करूंगा। क्या तुम अपने मुस्तकबिल के शोहर को यहाँ किराएदार रख सकती हो? वो चंद लम्हे कुछ कह ही ना सकी। वो सबरीश को 1.5 साल से जानती थी। वो 1.5 साल से उसे मालूम था मौजूदा लम्हा उनके दरमियान कभी ना कभी ज़रूर आएगा। लेकिन वो यूं आएगा उसके वहम गुमान में भी नहीं था। वो चंद लम्हे तसव्वुफ का शिकार रही। क्या तुम मेरे बड़े होने का इंतजार कर सकती हो? तुम ऑलरेडी बहुत बड़े हो। वो हंस पड़ी। साथ अपना हाथ उसके हाथ में दिया। जबरी शाहनवाज का सारा वजूद सरशार हो गया था। मोहब्बतें रूह तक तकवीयत से भर देती हैं। उसे मालूम नहीं था। सफ़ेद फूल उठाकर उस शाख के दरमियान अटका दिया। हो गया ब्रेसलेट तैयार। वो अपनी कलाई देखने लगी। अगर तुम बड़े होकर अपने वादे से मुकर गए तो? मैं वादे नहीं तोड़ता। तुम्हें इतना यकीन होना चाहिए। उससे तनीन का हाथ ऊपर किया। उसकी कलाई में सब्ज शाख ढीली होकर खुलने लगी थी। सबरीज को अफसोस सा हुआ। मैं बड़ा होकर तुम्हें सोने की अंगूठी दूंगा और तुम्हें दोबारा प्रपोज भी करूंगा। सफ़ेद सोना जिसका नगीना ट्यूलिप्स जैसा हो। सबरीज ने तासुब से नफ़े में सा हिलाया। फिर धीरे से उसका हाथ छोड़ा। अगर तुम्हारे बस में हो तो तुम मुझे भी सफ़ेद ट्यूलिप बना दो। तुम मेरे फूलों से जल रहे हो। तनीन हवा हुई। मैं तुम्हारी फूलों से मोहब्बत से जल रहा हूँ। उसे दोबारा से तनीन का हाथ अपने हाथ में लिया था जैसे कोई सकाक सा हो। सरशारी और नेमत भी। लड़की ने बुरा नहीं मनाया। और मुझे तुम्हारे दोस्तों से जलन होती है कभी कभी। गुरु की फिक्रमंदी से सबरीज को देखा। तुम मेरे लिए दरबदर हो जाओगे। तुम्हें बहुत से मसाइल हो सकते हैं। मेरी फिक्र मत करो तुम। मैं तुम्हारे लिए दरबदर हो सकता हूँ, मसाइल का सामना भी कर सकता हूँ। तो मुझे ये बताओ, क्या तुम मेरा इंतज़ार कर सकती हो? उससे बात वहीं से शुरू की। तुम्हें क्या लगता है 1.5 साल से 150 लड़कों के रिश्ते क्यों रिजेक्ट कर रही हूँ? वो सबरीज के हाथ पे अपना दूसरा हाथ रखकर नरमी से पूछने लगी। अच्छा, यानी तुम्हें मालूम था मैं तुम्हारे लिए क्या सोचता हूँ? मुझे ये मालूम था कि मैं तुम्हारे लिए क्या सोचती हूँ। सबरीज बिल्कुल थम सा गया। तुम मुझे शुरू से अच्छे लगते थे। कितने शुरू से? पहली मुलाकात से। लड़की, तुम्हारी नीयत तो शुरू से खराब थी। या अल्लाह, मैं कितना मासूम रहा हूँ। वो सदमे से बोला। तनीन ने जवाब में उसके हाथ पर चिपट रसीद की थी। फिर उसके अपने हाथ उसके हाथ से निकाले। लड़की अपनी हद में रहो। मैं तुम्हारी लैंडलॉर्ड हूँ। मस्सुई कॉलर खड़ी किए। और मैं आपका इकलौता किराएदार, मुस्तकबिल का शोहर और तुम्हारे फूलों का ब्रांड एम्बेसडर भी। मेरे नाजुक कंधों पे कितनी जिम्मेदारियां हैं। वो उठ खड़ी हुई तो सबरीज उसके साथ उठ खड़ा हुआ। तुम्हारे दोस्तों को लगता है तुम कम बोलते हो। उन्होंने तुम्हें मेरे सामने बोलते हुए नहीं देखा। मैं कम नहीं बोलता, वो लोग मुझे बोलने का मौका नहीं देते। वो रुका। तुम अंकल से बात कर लोगी ना? हाँ, लेकिन अंकल से ज़्यादा तुम्हें तुम्हारे दोस्तों को मनाना होगा।
मेरा ससुर तो शादान होगा, नन सुल्तान, और जेठानी हसन सुल्तान। ज़ुखरू खैर मेरी बहन है। वो कहते हुए सीने चढ़ती ऊपर जा रही थी। यहीं ऊपरी पोर्शन में उसकी और उसके दादा की रिहाइश थी। वैसे हसन को तुम अपनी सोतन मान लो तो ज़्यादा बेहतर है। फिर ना कहना मैंने वार्न नहीं किया। जवाब में तनीन कुछ कह रही थी और वो हंसते हुए जवाब दे रहा था, और सीने के चढ़ते उनकी आवाज़ मातूम होती जा रही थी। चंद माह बाद सबरी शाहनवाज की डिग्री मुकम्मल हो गई थी और वो उन दिनों ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए पर तोल रहा था। उसके अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड की वजह से उसे एक बार फिर स्कॉलरशिप मिल गई थी। वो लंदन में भी पढ़ सकता था, लेकिन वो माहौल बदलना चाहता था। गोल में सिगरेट रखे तो स्टोलर्स पे वो एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। मेज़ के ऊपर बिछा सफ़ेद वो कपड़ा आवाज़ से फड़फड़ा रहा था। काफ़ी के 2 मग्स भी मेज़ पे रखे थे। सामने ट्यूलिप्स से भरी हुई दुकान हसरत से सबरीज को तक रही थी। वो चंद दिनों में लंदन को खैराबाद कहने वाला था। ये दुकान, यहाँ की कॉफ़ी और ये मालिकन उससे बहुत मिस करने वाले थे। उसे सामने बैठी स्याह रंग के ओवरकोट वाली लड़की अफसरदार थी। भूरे बाल आज बांध रखे थे, चेहरा हर किस्म के मेकअप से पाक था। वो आम सी शक्ल उस सूरत की थी, लेकिन सामने बैठे लड़की के लिए वो चेहरा आम नहीं था। सबरीज ने उसे देखते हुए मुस्कुराने की कोशिश की, मगर तनीन संजीदगी से उसे तकती रही। तुम वापस कब आओगे? मैं वापस नहीं आ सकता तन्वीर। मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है। मुझे जाना होगा, लेकिन जब तुम बुलाओगी मैं आ जाऊंगा। उससे सर झुका दिया और होंठ काटने लगी। उंगलियों से मेज की सतह को खुरचती रही। सबरीज को उसकी ये आदत बुरी लगती थी। तुम क्या चाहती हो यार? पढ़ना छोड़ दूं? मेरा खानदान मिडिल क्लास है। मुझे अपने दम पर बहुत कुछ करना है। लंदन मेरे लिए आयशी नहीं, मौका है। उससे तनीन का हाथ मेज से हटाया और आंखें उठाकर उसे तकने लगी। तुम वापस आओगे? ऑब्वियसली आऊंगा, जब तुम बुलाओगी। वक्त, मुद्दत, गैर रहमान, मैं तुम्हारे लिए आऊंगा तनीन। तुम आ जाओगे? वो जाने क्या सुनना चाहती थी। मैं आ जाऊंगा। यकीन दहानी करवाई गई। वक्त की कोई कैद नहीं। बिल्कुल वक्त की कोई कैद नहीं। उससे आंखें झपकाकर तसल्ली दी। तनीन की रंगत बहाल हुई। सबरीज का दिल सारा ऊपर आया। तुम मेरे जाने से इतनी अपसेट क्यों हो? पता नहीं, मेरे मम्मी पापा भी एक दिन इसी तरह गए थे। वो वादे के बावजूद वापस नहीं आए। मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहती। मेरे लिए अलविदा मुश्किल रहे हैं। वो कुर्सी पे आगे को हुई। सबरीज के एक हाथ को अपने दोनों हाथों में लिया, निगाहें उसकी निगाहों पे जमाई। तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? वो मुस्कुराया, फिर आगे को हुआ। ग्रीन कार्ड के लिए। वो मुकम्मल संजीदगी से बोला। तनीन मसलसल उसे देखती रही। वो मजाक के मूड में नहीं लगती थी। सबरीज ने ठंडी सांस ली। यार, तुम अच्छी लगती हो मुझे। तुम और मैं एक दूसरे को समझ सकते हैं। तुम्हारे साथ होता हूं तो मेरी मुश्किलात कम लगने लगती हैं, और तुम मुझे ग्रीन कार्ड दिलवा सकती हो। आखिर में वो हल्के फुल्के अंदाज से बोला। तनीन ने उसका हाथ छोड़ दिया। सबरीज अब के वाकई संजीदा हो। मैं तुम्हें अपने मुतालिक बहुत कुछ क्लियर करना चाहता हूँ तानी। मेरा खानदान मेरे दोस्तों जितना अमीर और वेल सेटल्ड नहीं है। मैं 19 साल की उम्र में तुमसे वादा कर रहा हूँ तो 29 की उम्र में निभाऊंगा। लेकिन क्या तुम ढेर सारी आसाइशात को छोड़कर मेरे वादों के साथ रह सकती हो? तनीन ने हाथों की गिरफ्त उसके हाथों पे मजबूत की। मैं 1.5 साल से तुम्हें जानती हूँ। मेरी उम्र 21 साल है। तुम्हें लगता है मैं कोई जज्बाती फैसला कर रही हूँ? मैं तुम्हें सारी दुनिया के आसाइशात नहीं दे सकता, जानती हो ना। वक्त दे सकते हो, मुझे वही चाहिए। मुझ पे घर की बड़ी जिम्मेदारियां हैं दनीन। तुम मेरे साथ चल लोगी ना? ये वक्त है। अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकती हो। टूटा दिल जुड़ सकता है, टूटी शादी नहीं। मेरा सफ़र बहुत लंबा है। मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। वक्त से पहले मुझे बड़ा होना पड़ा। दनीन कुछ न बोली, बस सर को अस्वाद में हिला दिया। अब तुम बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरा बचपन अकेला था। जिंदगी में बहन भाई ना हो तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। मैं एक अच्छी फैमिली चाहती हूँ, ढेर सारे बच्चे और घर, और मेरे ट्यूलिप्स। तुम्हारे लिए इसमें जबरीज नहीं है, लेकिन है। ये तो बहुत आसान है, मुझे मंजूर है। ग्रीन कार्ड के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। दनीन हंस पड़ी। जबरीज उसके साथ ही हंसा था। यह अलविदा उसके लिए मुश्किल साबित होने वाला था। थोड़ी देर वो मजीद वहीं बैठा रहा। वो हदशात कहती रही, सबरीज रद्द करता रहा, लफ्जों के साथ। बुरा लड़का टूटी फूटी तसल्लियां दे ही चुका था। काफी देर बाद वो जाने को उठ खड़ा हुआ। अब तो जा सकता हूँ ना मैं? वो वॉलेट उठाते हुए पूछ रहा था। बिल्कुल, मैंने कब रोका है? सबरीज कई लम्हे खामोशी से उसे तकता रहा था। उससे खुद पे खुशकिस्मती का सा गुमान हुआ।
उससे जैसे चाहा था वो उसके रूबरू थी, उसकी मोहब्बत में मुब्तला, ऐसे जैसे वो खुद था, उसकी तलबगार, बिल्कुल वैसे जैसे वो खुद था। उससे अपनी मोहब्बत नहीं खोई थी, निम्तों की उस पर कोई हद ना रही थी। वो यूं ही उसे देखते हुए अभी चंद कदम ही आगे कि क्या होगा जब तनीन ने उससे कदमों में संजीर डाली। ज़बरीज, वो रुक गया, मुड़ा नहीं। तुमने कहा था जब मैं तुम्हें बुलाऊंगी तुम आ जाओगे, आ जाओ प्लीज़। उसके लहजे में एक हक था। दनीन, मैं अभी 2 कदम ही आगे गया हूँ। उसे लगा था ये मजाक है। चेहरे पे बेयकीनी हनूस कायम रही। तुमने कहा था वक्त की कोई कहत नहीं, तुमने कहा था तुम वादे निभाते हो। वो उसके अल्फाज किस तरह से उसे लुटा रही थी। सबरी शाहनवाज के पास ऐसे कहने को कुछ ना रहा। मोहब्बत बाप की विरासत नहीं जो बगैर मेहनत के मिल जाए। उससे आज मालूम हुआ था। मैंने 8 माह तुम्हें आधे किराए पे रहने दिया है। मैं अगले 8 साल भी बाखूबी ये फर्ज निभा सकती हूँ। तुम्हें ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप मिल सकती है, तो मलिका के मुल्क में भी मिल सकती है। मैंने तुमसे आसाइशात नहीं वक्त मांगा है, और तुम मुझसे वादे कर चुके हो। इससे आ जाओ वापस। वो बाजू सीने पे बांधे तेज तेज बोल रही थी। सबरीश उसे देख कर रह गया। वो इतनी चालाक कब हुई। साफ साफ कहो ना कि तुम मुझे अपने जाल में जकड़ चुकी हो। वो सुलग उठा। कुछ देर कबल अपनी खुशकिस्मती अब मजाक लग रही थी। वो यहाँ कैद नहीं था, बस उससे खौफ था कहीं वो अपने मकसद से ना हट जाए। ड्रामे बंद करो, इधर वापस आओ, ऑस्ट्रेलिया जाएगा। चुपचाप आकर बैठो। मैंने लंदन की सारी यूनिवर्सिटीज ढूंढ ली हैं, और गेस व्हाट। वो आंखों में चमक लिए अपने से जरा से फासले में खड़े सबरीज को देखते हुए बोली, सारी की सारी यूनिवर्सिटीज को तुम जैसा मस्कीन, मुफलिस और नादिर लड़का चाहिए। शट अप, मैं इतना भी गरीब नहीं। वो बिगड़ कर कहता आगे आया। तनीन खुलकर मुस्कुराई। दिल पे लदा बोझ उठाई है। सबरीश उसे छोड़कर नहीं जा सकता था, उसे जाने नहीं देगी। मलिका मेरी खाला लगती है ना, और यूनिवर्सिटीज तो मेरे मामू की हैं। भांजी को गोद में ले लेके खिलाएंगी। वो चला कुटाल लगता था। अब से वो आधा किराया भी नहीं दूंगा मैं, और रात का खाना भी दोगी तुम। वक्त बेवक्त की कॉफी भी तुम पे। उंगली उठाकर वार्न किया। अगले 5 मिनट में 10,000 शराइत रख चुका था। तनीन बस मुस्कुराती रही, जैसे उसे सब मान लेना था। बड़ा होकर सुधर जाएगा, उससे दिल में सोचा था। मासी का धुआं छूट गया और खाल खाली आया। सबरीश आंखें मूंदे सोफे से टेक लगाए हुए था, और अब वो 18 साल का नहीं था। 10 साल ने उसकी जिंदगी में बहुत कुछ तब्दील दिया कर दिया था। उन दोनों के दरमियान गहरा सकूत कायम रहा। मुझे नहीं पता तसल्ली कैसे दी जाए, लेकिन मुझे यकीन है तुम अब अच्छा महसूस कर रहे होगे। वो नम होती आंखों से उसे देख रही थी। सबरीश ने सर इस बात में हिला दिया। सुखरूख के लिए शायद वो एक किस्सा हो, मगर सबरीश शाहनवाज की ये जिंदगी थी जो उसके दिल पे गुजर रही थी। उसे कोई चाहकर भी नहीं समझ सकता था। दिल हल्का हुआ था, मगर मसाइल अब भी चूं के तूं थे। लेकिन वो बेहतर महसूस कर रहा था। वक्त गुजरता गया, चुपचाप, बेआवाज। 10 जनवरी, शाम 5 बजे। तहखाना उस वक्त अस्पताल के कमरे का मंजर पेश कर रहा था। लोहे के बेड पे हसन सुल्तान लेटा हुआ था। सीने से शर्ट गायब थी, और अब उसका जिस्म एक चादर से ढका हुआ था। उसकी दाईं तरफ सुल्तान खड़ा था। स्वेटर के बाजू मोड़ रखे थे, माथे पे पट्टी थी और चेहरे पे नील। चंद दिनों के अंदर अंदर उसकी शक्ल बदल कर रह गई थी। दूसरी तरफ खंसला खड़ी थी। सपाट तासुरात लिए वो कई औजार निकाल निकाल कर लकड़ी की मेज पर रखती जा रही थी। इन औजार को आप इस तरह कैसे रख सकती हैं? ये मेज 1000 जरासीमों से भरी हुई होगी, और यही औजार आप इसके जिस्म पे इस्तेमाल करेंगी। कोई एलर्जी हो सकती है। सुल्तान हाथों पे दस्ताने चढ़ाते हुए संजीदगी से बोला, डॉक्टर आप हैं या मैं? अगर आप हैं तो आए ऑपरेट करें। वो सुलग उठी। अगर आप भूल रही हैं तो मैं आपको याद करवाऊं, मैंने 2 साल फर्स्ट एड कोर्स किया हुआ है। फर्स्ट एड और सर्जरी में बहुत फर्क होता है सुल्तान साहब। एहतियाती तदाबीर बदला नहीं करती मिस अजलाल अहमद सई। आप मेरे दोस्त के साथ ये नहीं कर सकती, वरना हम किसी दूसरे डॉक्टर की डिमांड करेंगे। वो सीने पे हाथ बांधकर कतई अंदाज से बोला, जरूर कीजिए, ताकि आपको मालूम हो कि दूसरा डॉक्टर सिर्फ जबलहान के लिए काम करता था, और वो साफ साफ लफ्जों में तुम में से किसी का भी इलाज करने से मना कर चुका है। वो गुस्से से बड़बड़ाने लगी, मैं भी तो जरा देखूं बेराम तुम्हारे लिए कौन से सर्जन बुलवाता है। सुल्तान, तू ना उठाओ। मुझे लगता है आप सब बहन भाइयों ने स्कूल में अखलाकियात का सबक नहीं पढ़ा। जी बिल्कुल, उसी तरह जिस तरह आप और आपके दोस्तों ने एडजस्टमेंट का सबक नहीं पढ़ा, हर जगह को अपने खानदान का पहले समझ लिया है।
सुल्तान ने तकिए से शादान को देखा, ऐसे जैसे कह रहा हो ऐसी भी क्या मजबूरी थी भाई। शादान ने बेबसी से कंधे उचकाए, जैसे कहना चाहता हो यहाँ मेरी भी टांगें काम चाहती हैं। सुल्तान वापस हंसला की तरफ मुड़ा। मैं इस तरह तो हरगिज आपके साथ काम नहीं कर सकता। सुल्तान ने हाथ उठा लिए। ये गंदगी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओह वाकई, यानी आपके पास चॉइस है। बड़ी खुशी हुई सुनकर। हंसला एहसाई अंदाज से बोली। सुल्तान, शादान इस सारे वक्त में पहली बार बोला था। इसे करने दो अपना काम, जानती है वो। हंसला ने मुड़कर उसे देखा, आंखों में तनसिया सा तासुर उभरा। जी बिल्कुल जानती हूँ, लेकिन कुछ देर के लिए हमदर्दी दिखाई थी और नतीजा देख लिया। लोग अपने मसीहा पे भी बंदूकें डाल लेते हैं। शादान थक कर नरम सा मुस्कुराया। हंसला ने स्पॉटलाइट जख्म पे दुरुस्त की और आंखें बंद करके सिरे लब कुछ पड़ा। फिर एक औजार हाथ में लिया। उसके चेहरे पे थोड़ी बेचैनी थी, शायद खौफ भी। आई एम सॉरी, मगर ये पहली बार है। उससे निगाहें उठाकर उन दोनों को बारी बारी देखा। मुझे नहीं पता मैं ये कर सकती हूँ या नहीं। आर यू श्योर? ये आपका दोस्त है। मैं अगर आप एक 6 फुट के आप मर्द पे बंदूक तान सकती हैं तो उसके अंदर का लोहा निकाल भी सकती हैं। सुल्तान वो सारे औजार सब्स मेडिकल किट वाले कपड़े पे रख रहा था। बाहर से ही आया ये आदमी। आप कर लेंगी, शुरू करें। हंसला अब भी मुत्सब थी। उससे शादान को देखा। वो सीलन सदा दीवार से टेक लगाए उससे ही देख रहा था। पहले तुम लोग हमें अगवा करते हो, फिर मार पीटो, फिर गोलियां मार देते हो। वो जमीन पे हथेली का जोर देते हुए उठ खड़ा हुआ। फिर तुम एक मुकम्मल डॉक्टर को अंदर छुपाकर एक आधे डॉक्टर को हमारे दोस्त की सर्जरी करने भेज देते हो, और फिर सर्जरी करने से डरते भी हो। उसके एंड सामने खड़ा हुआ। यानी अब अपने अगवाकारों को मोरल सपोर्ट भी हम दें। तन सही था तो तसल्ली भी नहीं थी। हंसला उसके चेहरे को देखती रही। उसकी आंखों के आगे माथे पे और रुखसार पे जख्म थे। यही हाल उसके सीने का भी था। कमर और टांगों का हाल पे मुख्तलिफ ना था। उसे तकलीफ सी हुई। वो ये सब डिजर्व नहीं करता था। कम से कम तुमसे किसी किस्म की सपोर्ट की कोई तवक्का नहीं है मुझे। उससे गर्दन फैली और झुककर दस्ताने वाले हाथों से हसन के बाजू पे मेडिकल पेन से एक निशान बनाने लगी। उसके हाथों की लर्जिश कम हो चुकी थी। हो भी कैसे सकती है? तुम्हें रुकों की तवक्का थी और मैं ईमेल्स भेजता था। सुल्तान इस किस्से से नावाकिफ था, मगर फिर भी मुस्कुराया। वो जानता था ये किस्सा जरूर दिलचस्प होगा। अगर तुम अपना मुंह बंद करो तो मैं अपना काम शुरू करूं। क्या तुम मेरे मुंह से काम करती हो? नहीं, लेकिन मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। वो चिल्लाई। और हम पांचों तो यहाँ हनीमून मनाने आए हैं। देखो जरा, हमारे चेहरे से वही उसी टपक रही है जो नानी के घर जाते वक्त टपकती है। उससे चेहरा आगे किया। हंसला उकता कर पीछे हुई। जुल्म ये है कि हमें यहाँ आए हुए 4 दिन हो गए और हमने अपनी नानी भी नहीं देखी। सुल्तान सफदर से झड़कते हुए गुफ्तगू में हिस्सा लिया। तुम दोनों मुझे हरास कर रहे हो। वो उसार रखकर रूहान सी हुई। शादान हंस पड़ा। सुल्तान उसके हंसने पर हंसा था। अगले कई लम्हे वो दोनों पागलों की तरह हंसते रहे। हम हरास कर रहे हैं, वाकई हम हरास कर रहे हैं। और तुम और तुम्हारे भाई हमें गोद में बिठाकर फीडर पलाते हो। अगवाकार, हब से बेचा में रखने वाले, ब्लैकमेलर्स, हरेसमेंट की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते बीबी। सुल्तान ने उसी अंदाज से कहते साथ उसकी तवज्जो हसन की तरफ दिलवाई। शादान ने भी उसे मजीद तंग करने का इरादा तर्क करते हुए अपनी सारी तवज्जो हसन सुल्तान के बेहोश वजूद पर डाली। जावरकर ने एक एंकर को नर्स बना दिया था, एक सियासतदान को आधा डॉक्टर और एक आधे डॉक्टर को पूरा सर्जन। जुल्म की इंतहा थी कि नहीं। थोड़ी देर बाद ईसा, हंसला का छोटा भाई, वहीं आ गया था। अगले 3 घंटे उस सहहाने में मौत जैसी खामोशी रही थी। वाहिद आवाज़ वो थी जो उन 4 लोगों की सांस लेने की थी। वाहिद शोर वो था जो कोई औजार टकराने पे पैदा होता था। बिलाखिर पूरे 3 घंटे बाद गोलियां निकाली जा चुकी थीं। उसके उधड़े जिस्म पर टांके लगाए गए और सफ़ेद पट्टी उसके पूरे बाजू और सीने पे लपेटी गई। अब वो पुरसुकून नींद सो रहा था, बिल्कुल पुरसुकून। हंसला उसके जिस्म पे चादर दुरुस्त करते पीछे हुई। उसकी आंखें नम हुई थीं। ये उसकी ज़िंदगी की पहली सर्जरी थी। कब, कहाँ, कैसे, किन हालात में हुई थी। वो उस लोहे के बेड से जरा से फासले पर दीवार से टेक लगाए बैठती चली गई। टांगों से जैसे चांद निकल सी गई हो। वो अब सख्त शौक थी। शादान और सुल्तान चल लम्हे खामोशी से उसके बेड के दाएं बाएं खड़े अपने दोस्त को देखते रहे। वो गोलियां उन्हें अपने सीने पे लगती महसूस हुई। वो सफ़ेद पट्टियां कफन जैसी थीं और वो बंद आंखें ऐसी थी जैसे रौनक ने जिंदगी से पर्दा कर लिया हो। वो दोनों खामोशी से थककर बेड से हट गए और एक सुकून के साथ टेक लगाए बैठ गए। उनके एंड सामने हंसला थी।
तहखाना खामोशी की दबे सायों में दबा हुआ था, मगर एक शोर था जो वहाँ मौजूद तमाम लोगों की समातें बहरी कर रहा था। मुबारक हो, तुम आज़ाद होने वाले हो। कई सानिए बाद हंसला की हल्की आवाज़ से उस मुकद्दस खामोशी में इर्ताश पैदा किया। यानी आप मानती हैं हम कैद हैं? शादान की बजाय सुल्तान ने जवाब दिया था। हंसला खामोशी से लब काटने लगी। कई बार चीज़ें और हालात सही गलत से आगे निकल जाते हैं। कई बार हमारे पास बस हल होते हैं। आप हमारी कैदी नहीं, हमारा हल है। खुद को इस तरह तसल्ली देती हैं आप? वो तेज लहजे में बोला। 3 दिन, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बाद हमारी जिंदगी नेरे सिरे से बदलने वाली है और हम यहाँ इस कैद खाने में हैं। 3 दिन बाद हम यहाँ से जिंदा जाएंगे या लाश की सूरत, हम ये भी नहीं जानते। क्या हम ये डिजर्व करते हैं? वो मलामत कर रहा था। एक गलती जो हमारे पेरेंट्स से हो गई, उनकी सजा हमें मिलना, ये कौन सा असूल है, कौन सा कानून? और जो सजा हम भुगत रहे हैं उसका क्या? वो बेहद दुरुस्ती से उसकी बात काट कर बोली। ईसा ने बाकायदा मुड़कर उसे देखा था। करोड़ों रुपए कोई बच्चों का खेल नहीं है। हम बैठे बिठाए अपर मिडिल क्लास से गुर्बत की लकीर को छूने लगे हैं। वो क्या है? हमारे बच्चों को उनके हकूक नहीं मिल रहे। आधी गज़ा, आधी तालीम, आधे हकूक। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन पैसा तो है हमारे पास। उसकी आंखों में सुर्खी सी उतरने लगी। पैसा है हमारे पास। चबा चबा कर एक एक लफ्ज अदा किया। लेकिन उस पे गाजिब हैं लोग। फॉर गॉड सेक, तुम लोग उस पैसे को भूल क्यों नहीं जाते? सैयद शादान की सब्र की इंतहा हो चुकी थी। इंसान किस्मत के लिखे पे सब्र कर लेता है, भूल जाता है। छीनी हुई चीज भूली नहीं जाती शादान साहब। हमसे हमारा पैसा छीना गया है। उसकी आंखें, उसके तासुरात बदल चुके थे। वो हर्ट लगती थी। अल्लाह की रजा पे हर कोई राजी हो जाता है। लोगों के रवैये पे कोई राजी नहीं होता। हम भी नहीं होंगे, ना हुए हैं। और इसके लिए चाहे हमें गोलियां मारनी पड़े, चाहे लोग अगवा करने पड़े, हम करेंगे। फिर हम देखेंगे कैसे खाता है कोई हमारा पैसा। वो कहते हुए उठी। शादान लब भींचे उसे देख रहा था। सुल्तान के चेहरे पे अलबत्ता कोई तासुर नहीं था। और अब तुम सब आज़ाद होने वाले हो ना? फिर किस बात का कम है? हम आजाद नहीं हो रहे, तुम कैद हो चुके हो। दरवाजे की तरफ बढ़ती हंसला के कदम शादान की आवाज़ पर थम गए थे। वो मुड़ी थी। हम तुम्हारा काम नहीं कर रहे हंसला बीबी, और तुम्हारे भाइयों ने अभी तक मुझे बहनोई होने का शर्फ बख्शा नहीं, इसलिए वो हमें आजाद नहीं करेंगे। वो वापस आई। उसका माथा ठनका था। हाथ पे चढ़े खून लुटता दास्तानों में छुपे हाथ लरसे थे। उसके चेहरे पे कुछ डर आया था। तुम लोग भूल गए थे हम इस मुल्क के ज़हीन के थे, मांस नोचने के तमाम तरीकों से वाकिफ। वो हंस पड़ा। सुल्तान के हाथ पे हाथ मारे हंस पड़ा। सुल्तान भी मुस्कुराया था। उन दोनों के चेहरे बेहद मुख्तलिफ थे। हंसला ने झुककर उससे गिरबान को पकड़ा। वो उसके उठाने पे उठ गया था। उन दोनों की नज़रें एक दूसरे की नज़रों पे जमी थी। दोनों में कहर था, धोखा था, बगावत थी, खलीश और रंजिश थी। हंसला के हाथ उसकी गर्दन पर थे और आंखों में कहर। तुम क्या कर रहे हो? तुमने क्या किया है? वो फुनकारी थी। शादान मुस्कुराया, फिर हंस पड़ा और फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। हंसला ने उसके सीने पर धक्का देकर उससे गिराया। वो खुद को ढीला छोड़ चुका था। उससे खुद को गिरने दिया। उसकी आवाज़ पलट पलट कर वापस आती थी। वो दीवानावार हंस रहा था। तहखाने के फर्श पे लेटा हंसते हुए वो अजीब लगता था। मुझे बताओ तुमने क्या किया है? उसका बस नहीं चलता था शादान के और उसके साथियों के टुकड़े टुकड़े कर दे। वो यूं ही गर्दन पीछे गिराए हंसा रहा। सुल्तान भी हंस रहा था। उन दोनों के कहके हंसला के दिमाग पे कोड़ों की तरह बरस रहे थे। वो घुटनों के बल नीचे बैठी, रिवॉल्वर शादान की गर्दन पे रखी। तुम क्या कर रहे हो? शादान सीधा हुआ, महसूस तासुरात लिए उसे देखा, फिर उससे कान के पास झुका। साजिश। वो सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज बोला था। हंसला धीरे से फर्श पे रह गई, यूं जैसे जिस्म से जान से निकल गई हो। ईसा तेजी से उसकी तरफ आया। वो उससे कुछ कह रहा था मगर वो सुन नहीं सकी। लफ्ज साजिश हर ओर खूंचने लगा और समातें बहरी होने लगी।